तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस का टॉप 100 क्वेश्चन, जिसका पार्ट 1 हम आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में दे चुके हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को पार्ट 1 का वीडियो नहीं मिला होगा वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 का वीडियो देख ले, उसके बाद ये देखे। ठीक ना, हमने आप लोग को टॉप 100 क्वेश्चन कराया था। ठीक ना, टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक ना, जो क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने इसका टॉप 50 क्वेश्चन आप लोग को करा दिया है और टॉप 50 हमने सेकेंड पार्ट में लेके आया है। ठीक ना, तो 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस जो बच्चे लिए हैं उनके लिए 2022 एग्जाम के लिए कोई टेंशन नहीं है। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। तो आप लोग वीडियो सेशन के एंड तक बने रहिए और चैनल को जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे वाला वीडियो भी आपके पास पहुंच जाए, ताकि आपकी तैयारी भरपूर होने वाली है। ठीक है, तो बाबू आप लोग को यहाँ पे सारी तैयारी कराई जाती है। ठीक ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आप लोग जम के मतलब कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, जिन बच्चों जो बच्चे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम से, चाहे सीबीएसई वाले हो, चाहे वो बिहार बोर्ड वाले हो, ठीक है, तो उन लोगों से अनुरोध है कि वो लोग जिन लोग पढ़ाई किए हैं और उन लोग पता है तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिए। हम शुरू करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि हमारा 51 नंबर प्रश्न है। ठीक है बाबू, तो आगे बाबू 51 नंबर आपका प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है बाबू, ये आपके पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद से क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में, मतलब कि किस आर्टिकल से, ठीक ना, किस आर्टिकल में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो बाबू हम आप लोगों को बता दें कि अनुच्छेद 51, ठीक ना, आर्टिकल 51 51 में, आर्टिकल 51 में, अनुच्छेद 51 में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को आंसर पता है कमेंट में दीजिए, लाइक कीजिए। ठीक ना, और इस लाइव सेशन के अंत तक बने रहिए, इन तक बने रहिए। ठीक ना, अगला प्रश्न है बाबू कि अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय विदेश नीति में प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है। ठीक ना, भारत के विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है? तो देखिएगा बाबू, इसका पहला लक्ष्य है कि देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थिति को जुटाना, ये सही है। विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों से दूर बनाए रखना, ये भी बात सही है, क्योंकि भारत ने शीत युद्ध में दूरी बना रखा था और अपने को तृतीय दुनिया से गुटनिरपेक्ष चला रहा था। प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना, ये भी सही है। मतलब कि ये तीनों कंडीशन बाबू भारत का सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी। ठीक ना, ऑप्शन डी विल बी आंसर। तो इसका आंसर आप लोगों को पता हो गया। ठीक ना, ऐसे ही लाइव सेशन में आप लोग बने रहिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ध्रुवीय विश्व में किस देश का प्रभुत्व रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, वीवीआई क्वेश्चन। ठीक ना, कि एक ध्रुवीय विश्व में किस देश का प्रभुत्व रहा है? एक ध्रुवीय विश्व में, ठीक ना, मतलब कि जब पूरा विश्व हमारा दो ध्रुवीय में बटा था, जब पूरा विश्व दो ध्रुवीय में बटा था और जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, ठीक ना, तो इसके बाद से एक ध्रुवीय विश्व हो गया, पूरे विश्व पे एक का वर्चस्व हो गया। तो एक वर्चस्व जो था वो कौन सा देश था? तो वो था अमेरिका बाबू। ठीक ना, ऑप्शन ए विल बी आंसर। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी आंसर, आपका अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख 3 आधार, शांति, मित्रता और समानता का विचार निम्न में से किसका है? मतलब कि किसने कहा था कि हमें विदेश नीति में शांति बना के रखना है और मित्रता बना के रखना है और समानता बना के रखना है? तो बाबू डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक ना, इनका ही यह निम्न विचार था, इनका ही यह विचार था। ऑप्शन ए विल बी आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? अब आप लोग को 4 यहाँ ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन आप लोग को चूज करना है कि इसमें से क्या सही है। पहला ऑप्शन है कि भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच 1954 में पंचशील की संधि हुई थी। हमने इसके पार्ट 1 के वीडियो में बताया कि यहाँ पंचशील की संधि 1954 ईस्वी में हुआ था भारत और चीन के बीच में। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी देखते हैं कि 14 दिसंबर 1959 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में उपस्थित 22 देश डेक्कन पंचशील के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ये भी ऑप्शन बाबू सही है। ठीक ना, हम सी देखते हैं। सी में लिखा है कि पंचशील की भावना
ने हिंद चीन को भाई भाई का नारा विश्व के सामने रखा। ये तीनों ऑप्शन बाबू हमारा सही है, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी विल बी आंसर। क्या करेंगे, ऑप्शन डी विल बी आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बाबू कि भारत विदेश नीति के लक्ष्य है, जो भारत का जो विदेश नीति है उसका लक्ष्य क्या है, भारत के विदेश नीति का लक्ष्य क्या है, 56 नंबर क्वेश्चन है। तो बाबू भारत के विदेश नीति का लक्ष्य क्या है, देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि। ये भारत चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय में पूरे विश्व में शांति रहे और सुरक्षा में वृद्धि हो, और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान, जो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून जो बनाता है उसको सम्मान किया जाए। मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को समाधान करना, जो देशों की लड़ाई में मध्यस्थता करके मतलब कि बात विचार करके उनके विवादों को समाधान करना, ये भारत का विदेश नीति है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी आंसर। ठीक ना, ऑप्शन डी विल बी आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं बाबू, 57 नंबर। ठीक ना, 57 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्वेश्चन देखिएगा कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया, भारतीय पॉलिटिक्स से है बाबू क्वेश्चन, ये इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारतीय कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। तो भारतीय कांग्रेसवाद का नारा बाबू राम मनोहर लोहिया ने दिया था। ऑप्शन ए विल बी आंसर। किसने दिया था, राम मनोहर लोहिया ने दिया था। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर प्रश्न है कि इंदिरा हटाओ किसका नारा था। 58 नंबर प्रश्न है कि इंदिरा हटाओ किसका नारा था बाबू। ठीक ना, तो ये था कि विपक्षी गठबंधन का नारा था। ठीक ना, क्या हुआ था कि 1967 के बाद 1969 में कांग्रेस दो भाग में बढ़ गया था। ठीक ना, तो एक कांग्रेस दो भाग में बढ़ गया था, तो एक इंदिरा गांधी की कांग्रेस और एक गैर कांग्रेस था। तो गैर कांग्रेस ने ये नारा दिया कि इंदिरा हटाओ, और इंदिरा जी वाला जो कांग्रेस था उसने नारा दिया कि गरीबी हटाओ। तो लोगों ने इंदिरा को ना हटाकर गरीबी को हटाया, मतलब कि इंदिरा गांधी को जिताया। ठीक ना, तो इंदिरा हटाओ का नारा किसका था, विपक्षी गठबंधन का था। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी आंसर। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत में रेल हड़ताल के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। मतलब कि भारत में जितने भी रेल हड़ताल अभी पहले हुए थे पुराने आज़ादी के बाद से, तो उनमें से निम्नलिखित में से किसे प्रमुख नेता माना जाता है। ठीक ना, तो 59 का बाबू आपका हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस को। किसको माना जाता है, जॉर्ज फर्नांडिस को। ऑप्शन सी विल बी आंसर। ठीक ना, आते हैं अगला प्रश्न पे देखते हैं कि शाह आयोग गठन कब किया गया। शाह आयोग गठन कब किया गया बाबू, बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है बिहार बोर्ड में। ठीक ना, ये आपके लोग को एक नज़र से वीवीआई प्रश्न है, ये एक नंबर से वीवीआई प्रश्न है। 60 नंबर प्रश्न है कि शाह आयोग का गठन कब किया गया। तो शाह आयोग का गठन 1977 में किया गया था बाबू। ऑप्शन सी विल बी आंसर। ठीक ना, 1977 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहार के आंदोलन से है। ठीक ना, छात्र आंदोलन या बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। ठीक ना, पूछ रहा है कि छात्र आंदोलन या बिहार आंदोलन कब शुरू हुआ। तो ये हुआ था बाबू 1974 ईस्वी में। कब हुआ था, 1974 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नक्सलीवाद आंदोलन, ठीक ना, नक्सलीवाद आंदोलन प्रारंभ में किस प्रकार का आंदोलन था। नक्सलीवाद आंदोलन प्रारंभ में किस प्रकार का आंदोलन था। तो ये नक्सलीवाद आंदोलन बाबू प्रारंभ में किसान आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था, किसान आंदोलन था ये नक्सलीवाद आंदोलन। ठीक है, आज भी देखते हैं ना किसान आंदोलन हो रहा है। ठीक ना, किसान आंदोलन कितना अच्छा से हो रहा है, रेड फोर्ट पर, लाल किला पर। हालांकि किसानों को आंदोलन करना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, इसका हम सपोर्ट करते हैं, किसान लोगों को बहुत दिल से सपोर्ट करते हैं, खुद किसान है। ठीक है, तो नक्सलीवाद आंदोलन का प्रारंभ किस प्रकार का आंदोलन था, तो ये किसान आंदोलन था। ठीक ना, अब 63 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बाबू, तो हम आप लोग का अगला प्रश्न देखते हैं कि मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ। ठीक ना, मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो बाबू मिजोरम को 1986 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक ना, ऑप्शन ए विल बी आंसर। कब मिला था, 1986 ईस्वी में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक ना, अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। ठीक ना, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है। भाषाई आधार पर, जी बाबू, मतलब कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य को बनाया गया था। 64 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है। तो भाषा के आधार पर बाबू आंध्र प्रदेश बना था, कर्नाटक बना था, महाराष्ट्र बना था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये दोनों भाषा के आधार पर है। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, और आंध्र प्रदेश में तमिल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उपयोग सभी। ऑप्शन डी विल बी आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा।
ठीक है, आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। 65 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 65 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किनके विरुद्ध चला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, इंदिरा गांधी के ज़माने का ये है, ठीक ना, जब उनका राज चल रहा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके विरुद्ध चला गया था, तो बाबू ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब के उग्रवादियों के विरुद्ध चला गया था, ठीक ना, पंजाब के उग्रवादियों के विरुद्ध चला गया था। आप लोग जब इंडियन पॉलिटी पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि पंजाब के उग्रवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, कमेंट में सेशन में दीजिए, ठीक ना, कमेंट कीजिए जो आंसर आप लोग को पता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर बाबू क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आत्मा है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितने भी बाबू हम करा रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चन, वो सब इंपॉर्टेंट है, सब वीवीआई है, ठीक ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 66 नंबर है कि भारतीय संविधान की आत्मा है, तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। क्या है, प्रस्तावना, कि हम भारत के लोग, ठीक ना, ये क्या है, प्रस्तावना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, कल बताए थे आप लोगों को कल वाले वीडियो में। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू 67 नंबर क्वेश्चन कि गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया। गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया, तो बाबू गोवा को राज्य का दर्जा 1987 में प्राप्त किया गया। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक ना, 1987 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चिपको आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसमें से आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि भारत में चिपको आंदोलन से जुड़े नेताओं में निम्न में से कौन शामिल है, ठीक ना, निम्न में से कौन शामिल है, तो देव सुमन, मीराबेन, सरलाबेन, ये तीनों व्यक्ति बाबू शामिल थे, ठीक ना, ये तीनों व्यक्ति शामिल थे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर डी, उपयुक्त सभी। अब आप लोग आप लोग कहिए सर हम जो पढ़े हैं वो तो इसमें है ही नहीं, तो बाबू इसमें 3 नेताओं का नाम दिया है और बताया कि क्या ये तीनों नेता भारतीय चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो हाँ ये तीनों नेता चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब आप लोग बाबू बोलिएगा कि सर हमें तो सुंदरलाल बहुगुणा को बताया गया है, सुंदरलाल बहुगुणा को बताया गया है, तो बता दे बाबू कि सुंदरलाल बहुगुणा सबसे मेन व्यक्ति थे चिपको आंदोलन के, ठीक ना, सुंदरलाल बहुगुणा सबसे मेन व्यक्ति थे चिपको आंदोलन के। लेकिन इसमें 3 आंदोलन में ये तीनों लोग शामिल थे, तो यहाँ 3 नाम ही दिया है, हो सके कि मेन व्यक्ति का नाम नहीं दे, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिएगा तीनों व्यक्ति थे और सबसे मेन व्यक्ति कौन कर रहे थे, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक ना। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए बाबू, ठीक ना, महाराष्ट्र से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये महाराष्ट्र से है, ठीक ना, इंडियन पॉलिटी पढ़ेगा तो पता चलेगा, ठीक है। सभी दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना, ठीक ना, दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना था, तो बाबू ये आपका ये इसका आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में बना था, 1972 में बना था, ठीक ना, कब बना था, 1972 में, 1972 में बना था, ठीक ना, महाराष्ट्र में बनाया गया था बाबू, याद रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर बाबू क्वेश्चन है कि भारतीय किसान यूनियन किस देश के किसानों का संगठन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, सब इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आप लोग को लिया गया है, ठीक ना, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक ना। तो ये बाबू भारतीय किसान यूनियन बता दे कि उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के किसानों का संगठन था, ठीक ना, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के किसानों का संगठन था, ठीक है, जिसके नेता कौन थे, महेंद्र सिंह टिकैत, और अभी कौन है, राकेश सिंह टिकैत, आप लोग को नाम सुनते ही होंगे। 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 71 प्रश्न है बाबू कि सूचना का अधिकार कब लागू किया गया, सूचना का अधिकार कब बना, मतलब कि सूचना का अधिकार कब बनाया गया, तो ये बाबू बनाया गया 2005 में, ठीक ना। और ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो राजस्थान में, कहाँ लागू हुआ, राजस्थान में लागू हुआ। 2 आंसर यहाँ से आप लोग को मिल गया, पहला कि यह 2005 में लागू हुआ, दूसरा कि यह सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ, ठीक है। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, 72 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में अभी तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन क्षेत्र हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अभी तक कितने प्रतिशत, कितने मतलब कि जितने भी भारत का जो भूभाग है, ठीक ना, तो इसके कितने भूभाग पर ये हैं आपके वन क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक ना। तो 72 का आंसर हो जाएगा 50%, ठीक ना, कितना 50% भूभाग पर ये वन क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। नर्मदा घाटी परियोजना, हाँ बाबू यही घाटी परियोजना का विरोध करके रोका गया था, लेकिन इसका निर्माण हो चुका है, ठीक ना। तो 73 नंबर है कि प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, 73 का, तो 73 का हो जाएगा बाबू सी, ठीक ना, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 3 राज्यों को नर्मदा घाटी परियोजना से विशेष लाभ है, ठीक ना, बहुत लाभ है इससे, ठीक ना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बाबू, तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है। ठीक ना, 74 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन है। तो अब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी आंसर मेधा पाटकर। ठीक है आपका आंसर हो जाएगा मेधा पाटकर। ठीक ना, ऑप्शन ए विल बी आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। ठीक ना, 75 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि भारत में आर्थिक नीति कब लागू हुआ। ठीक ना, भारत में आर्थिक नीति कब लागू हुआ। तो बाबू भारत में आर्थिक नीति 1991 में लागू हुआ। ठीक ना, जिसको हम लोग नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं, नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। अब इस नई आर्थिक नीति में क्या होता है बाबू कि जितने भी मतलब कि सरकारी चीज़ें थी, जितने भी नहीं मतलब कि अधिकांश सरकारी चीज़ों को प्राइवेट कर दिया जा रहा था। ठीक ना, 1991 ईस्वी में अधिकांश सरकारी चीज़ को प्राइवेट कर दिया जा रहा था, निजीकरण कर दिया जा रहा था। ठीक है, जो आज खुद मोदी जी कर रहे हैं तो लोगों को खराब लग रहा है, लेकिन उस समय भी ये काम किया गया था। ठीक है, तो 75 का क्या होगा, भारत में आर्थिक नीति कब लागू किया गया, 1991 में हुआ था। ठीक ना, अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। ठीक है 76 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए गठबंधन को क्या कहा जाता है। ठीक ना, 76 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए गठबंधन को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या, ठीक है बाबू, कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए गठबंधन को क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, राजग कहा जाता है। ठीक ना, क्या कहता है, राजग कहा जाता है। सी ने इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए गठबंधन को क्या कहा जाता है, तो सी मतलब कि राजग कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करना किस राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा में था। ठीक ना, मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने की घोषणा किस राजनीतिक दल के था। तो 77 का वो होगा जनता दल। ठीक ना, जनता दल ने मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया था। ठीक ना, 1989 में आपको बता देते हैं। ठीक ना, क्या जनता दल ने ये लागू किया था 77 का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बाबू कि 6 दिसंबर 1992 को कौन सी घटना हुई थी। ठीक ना, 6 दिसंबर 1992 को कौन सी घटना हुई थी। तो 1992 6 दिसंबर 1992 को बाबू बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया था। हाँ बाबू, वही बाबरी मस्जिद जिस पे आज हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है कि वहाँ राम मंदिर बनेगा। हालांकि वह राम मंदिर अयोध्या राम मंदिर का जन्म भूमि था। ठीक ना, राम जी का, तो वहाँ राम मंदिर का फैसला निकल के आया। ठीक ना, तो ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो ये बाबरी मस्जिद को क्या किया गया, 1992 में विध्वंस किया गया। ठीक है अब हम देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन कि वैश्वीकरण से भारत में सुधार हुआ। वैश्वीकरण से भारत में क्या सुधार हुआ बाबू। ठीक ना, तो बता देते हैं बाबू कि इसके व्यापार नीति में सुधार हुआ, औद्योगिक नीति में सुधार हुआ, मुद्रा के दरों में परिवर्तन आया। मतलब ये तीनों कंडीशन को फॉलो हुआ, तो ये उपयुक्त सभी। ठीक ना क्या होगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी विल बी आंसर। ठीक है, अब हम 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि लीटेक किस देश का एक आतंकवादी संगठन है। लीटेक किस देश का एक आतंकवादी संगठन है। तो बता दे बाबू कि 80 का आपका हो जाएगा सी। ठीक ना, ये श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन है जो वहाँ के तमिल क्षेत्र के लोगों से जुड़ा हुआ है। जो वहाँ के तमिल भाषा के जो लोग हैं ना, उससे ये जुड़ा हुआ है। तो लीटेक आतंकवादी संगठन कहाँ का है, श्रीलंका का है। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग के पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है। ठीक ना, मतलब कि पिछड़े वर्ग को किस आधार पे हम लोग पहचान सकते हैं। तो आपका 81 का हो जाएगा सामाजिक और शैक्षिक स्थिति से। ठीक ना, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति से, ऑप्शन सी विल बी आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बाबू कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया है। ठीक ना, राज्य संस्थाओं में महिलाओं के पंचायती राज संस्थाओं में कितना % आरक्षण है। तो बता दो 50%। ठीक ना, बिहार सरकार ने कितना आरक्षण दिया है, 50%, 50% आरक्षण दिया है। अब देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन के मुक्त व्यापार का अर्थ है। मुक्त व्यापार का बाबू अर्थ क्या है। तो इसका आंसर है डी। ठीक ना, ऑप्शन डी विल बी आंसर। कर मुक्त लेन देन, सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त, अपनी इच्छा अनुसार व्यापार करना। तो ऑप्शन डी विल बी आंसर। ठीक ना अब 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 84 नंबर क्वेश्चन है कि
कि पश्चिमी गठबंधन द्वारा संस्थापित नाटो में 1949 में कितने देश सम्मिलित थे, ठीक ना। जब नाटो का जब स्थापना हुआ था 1949 में, तो उसमें कितने देश शामिल थे, ठीक ना। ये आपका 84 नंबर क्वेश्चन है बाबू। तो इससे उसमें 12 देश शामिल थे, ठीक ना। 12 देश नाटो में थे, ठीक ना, 1949 में, ठीक है। तो आपका ये आंसर क्लियर हो गया, 12 देश, ठीक ना। आगे देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे, ठीक ना। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो 85 का आंसर हो जाएगा बाबू, डी विल बी आंसर, ठीक है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू तो शुरुआत किए थे, ठीक ना। इसमें टीटो भी थे, अब्दुल नासिर भी थे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक है। अब हम 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गुट निरपेक्ष को प्रोत्साहित किया था, कौन सा प्रोत्साहित किया था, ठीक ना। तो आपका 86 का हो जाएगा बाबू डी, ठीक ना। सभी इसमें से शीत युद्ध ने ये आश्वासन दिया कि मैं शीत युद्ध जब चल रहा था तो लगा कि हमको एक अलग गुट निरपेक्ष बनाना चाहिए। छोटे राष्ट्रों को पृथक अस्तित्व में अभिलाषा ने कहा, मुझे ऐसा लगा कि हमें गुट निरपेक्ष बनाना चाहिए और सैनिक गुटबंदी से अलग रहने की यह नीति थी, ठीक ना। तो इनमें से सभी अलग देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कि गुट निरपेक्ष का आंदोलन प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपको बता दें बाबू कि 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। 1961 ईस्वी में हुआ था। कब, 1961 ईस्वी में, ठीक ना, बेलग्रेड में हुआ था। 87 का आपका आंसर है, ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। अब देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर है कि वार्सा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से है, वार्सा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से है, तो ये आपका सोवियत संघ, ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक ना। ये कब हुआ था बाबू, 1955 में हुआ था वार्सा पैक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 89 नंबर वो प्रश्न है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन था कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा बाबू, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, सी आपका आंसर हो जाएगा। सोवियत में जनता को आर्थिक स्वतंत्रता थी, ये सही नहीं है बाबू। वहाँ पे जनता को स्वतंत्रता नहीं थी, समाजवाद का सरकार था, सब कुछ सरकार के हैंड में था, ठीक ना। वहाँ पे आर्थिक स्थिति से जनता को कुछ मतलब कि स्वतंत्रता नहीं था। आप लोग बर्लिन का दीवार पढ़े ही होंगे, पता चला होगा आप लोग को, ठीक ना। अब देखिए यहाँ 90 नंबर क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी 1990 में किससे संबंधित है, शॉक थेरेपी किससे संबंधित है, ठीक ना। तो शॉक थेरेपी वो आर्थिक मॉडल से संबंधित है, हमने बताया था आप लोग को, ठीक ना, आर्थिक मॉडल से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए जर्मनी के एकीकरण किसने किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। 91 नंबर, जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो आप लोग को बता दे बाबू, ये तो 9th क्लास का भी क्वेश्चन है, ठीक ना। और देखिए अब 11th का भी है, लेकिन 12th के पॉलिटी में पूछता है, ठीक ना, कि जर्मनी के एकीकरण किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया था, ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक ना। कौन किया था, बिस्मार्क, ठीक है, कौन किया था, बिस्मार्क। अब देखते हैं अगला 92 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई, ठीक ना। 92 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई, तो राष्ट्रमंडल की बाबू स्थापना हुआ था 1949 में, ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आप लोग के सेकंड पॉलिटी वर्ल्ड पॉलिटी से, ठीक ना। जो दोस्त नहीं है वह विरोधी है, शीत युद्ध के प्रारंभिक दौर में किस देश की सोच थी, वह कौन सा देश था जो शीत युद्ध में लड़ रहा था और उसने बोला था कि जो हमारा दोस्त नहीं है वो विरोधी है, ठीक ना। तो आप लोग को बता दें वो कि अमेरिका ने ये भाषा उपयुक्त की थी, अमेरिका ने यह बोला था कि जो हमारे दोस्त नहीं है वह हमारे विरोधी है, ठीक ना। तो वही गुट निरपेक्ष जब बन रहा था तो इसने बोला था हम लोग से, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो 94 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकियों ने कब हमला किया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जी बाबू, न्यूयॉर्क में स्थित जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था पेंटागन, ठीक ना, आतंकवादियों ने उस पर कब हमला किया, 94। तो इसका हो जाएगा 11 सितंबर 2001 को उसने अटैक किया था, हमला किया था कब, 11 सितंबर 2001 को, ठीक है। अब देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन बाबू, आसियान की स्थापना कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, ठीक ना। आसियान की स्थापना कब हुई थी, 95 नंबर क्वेश्चन है। आसियान का स्थापना होता है 1967 में, ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। जिन बच्चों को आंसर पता है कमेंट में जरूर दीजिए आंसर, ठीक ना। दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एशिया का वह कौन सा देश है जो समूह 8, ठीक ना, का भी सदस्य है, समूह 8 का भी सदस्य है। 96 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा बाबू जापान, या क्या है, समूह 8 का भी सदस्य है, ठीक है।
देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है? यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम बाबू यूरो है, ठीक ना। यूरो डॉलर है अमेरिका का, ठीक है, रुपया है भारत का, ठीक है। तो यूरोपीय संघ का क्या है? यूरो है, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि दक्षेस की स्थापना कब हुई? दक्षेस, यहाँ बाबू सार्क, ठीक ना। सार्क की स्थापना कब हुई? ठीक ना, सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क, तो सार्क का बाबू स्थापना हुआ था 1985 में। 98 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था, ठीक ना। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था बाबू 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, VVI क्वेश्चन, ठीक ना। आप लोग हर क्वेश्चन पे बने रहिए, याद कीजिए इसे और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक ना। जिन बच्चों को अब आप लोग हमसे बताइए कि किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए। हमने हिस्ट्री पे डाला वीडियो, पॉलिटी पे डाला, ज्योग्राफी पे डाला। अब आप लोगों को किस चैप्टर का वीडियो चाहिए? अब हम आप लोग को ये सोचें कि चैप्टर वाइज कराने के लिए, सामने आके चैप्टर वाइज कराने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सामने आके कराने में बेहतर सुविधा है? बताइएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। 100 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बाबू 10 है। कितने हैं? 10 है। सुरक्षा परिषद में स्थायी संख्या कितनी है? 10 है। तो थैंक यू सो मच गाइस, ठीक ना। आप लोग को वीडियो फुल तक देखने के लिए। जिन बच्चों को 50 में 50 सही है, कमेंट में दीजिए कि सर मेरा 50 में 50 सही है, कितना सही है दीजिए। और अब अगला वीडियो हम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, किस चीज़ पे चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। और हाँ, हमने ये सोचा आप लोग की चैप्टर वाइज आप लोग को सामने आके, हम आप लोग को सम्मुख सामने आके पढ़ाएं, ठीक ना। हर चीज़ अब ऑब्जेक्टिव तो से काम नहीं चलेगा, सब्जेक्टिव भी आप लोग को पढ़ाना पड़ेगा। तो सब चीज़ पढ़ाएं आप लोग को, ताकि आप लोग बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सके इस बिहार बोर्ड ऑनलाइन, मतलब कि बिहार बोर्ड के चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, ठीक है।